3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। चरनाल फिलिंग सेंटर के संस्थापक समाज सेवी श्याम चरनाल की प्रथम पुण्यतिथि पर सेवा कार्य। चरनाल पेट्रोल पंप पर लगाया एक्यूप्रेशर शिविर, कंबल व पाठ्य सामग्री का किया वितरण। पर्वतपुरा स्थित चरनाल फिलिंग सेंटर के संस्थापक समाज सेवी और भामाशाह श्याम चरनाल की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर एक दिवसीय एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि की जांच के साथ ही एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण सुमन ने आए हुए रोगियों की निःशुल्क जांच कर उनका एक्यूप्रेशर पद्धति से इलाज किया। इस मौके पर आयोजक उषा चरनाल, अविनाश चरनाल आदि ने बताया कि स्वर्गीय श्याम चरनाल की प्रथम पुण्यतिथि पर आज गरीब व असहाय लोगों को कंबल और पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया गया है। कार्यक्रम में नेमीचंद मट्टू, मुकेश कुमार सहित अनेक लोगों ने सेवाएं दी। वहीं शिविर का सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। शिविर में सेवाएं देने वाले सभी सेवादारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आज शिविर लगाया गया। आज श्याम चरनाल जो इस भामाशाह है, आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आज चरनाल पेट्रोल पंप के द्वारा एक एक्यूप्रेशर कैंप उनको श्रद्धांजलि स्वरूप लगाया गया है, जिसके अंदर शारीरिक रोग जो कि एक्यूप्रेशर के माध्यम से लोगों को, जैसे कि ब्लॉकेज होना है, ये इनों का इलाज किया गया। और इस अवसर पर गरीब लोगों को कंबल इत्यादि बांटे गए, बच्चों को पुस्तकें बांटी गई। ये कार्यक्रम भामाशाह श्याम जी के मरणोपरांत ये काम जो काफ़ी दिनों से रुक गया था, अब ये पुनः हम इसके माध्यम से इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर इस काम को हमने चालू किया इसका है। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं जो चिकित्सा से वंचित रहते हैं, दूर दराज का एरिया है, तो हम उन लोगों उनको चिकित्सा लाभ दिलाने के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये एक्यूप्रेशर शिविर का हमने आयोजन किया है। ये चरनाल पेट्रोल पंप फिलिंग सेंटर पर्वतपुरा बाईपास के पर है। आज क्या कार्यक्रम आयोजन हुआ? आज मिस्टर श्याम चरनाल, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी प्रथम पुण्यतिथि पे हमने ये शिविर का आयोजन किया गया है एक्यूप्रेशर का। और कुछ गरीब लोग, असहाय लोगों को हमने कंबल वितरण किया है और छोटे बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरण की गई है। करीब 200-250 लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया है। शिविर में कौन कौन सी बीमारियों को लेकर जांच हुई शिविर का? इसमें कमर दर्द, पैर दर्द, आँखों के लिए माइग्रेन, जो भी कुछ बीमारियां हैं, ब्लॉकेज वगैरह जो अपनी बॉडी में, जो बॉडी से संबंध जो भी है, उन सब का इलाज किया गया है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर समस्त 44 संगठनात्मक जिलों में चिंतन बैठकों के आयोजन। अजमेर में चिंतन बैठक में शामिल हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पदाधिकारियों को किया संबोधित। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के समस्त 44 संगठनात्मक जिलों में चिंतन बैठकों के आयोजन किए जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के निर्देशानुसार आयोजित चिंतन बैठकों में पार्टी की रीति नीति, संगठनात्मक, बूथ, मंडल और शक्ति केंद्र व पन्ना प्रमुखों पर पार्टी की मजबूती, मिशन 2023, आगामी कार्य योजना के साथ कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। अजमेर में ब्यावर रोड स्थित कछावा रिसोर्ट्स पर आयोजित चिंतन बैठक में दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने शिरकत की और भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भाजपा संगठन पूरे देश में अपनी विशेष कार्यशैली के लिए जानी जाती है। संगठन प्राण तत्व है। संगठन द्वारा पार्टी की रीति नीति व आगामी कार्य योजना बनाने के लिए चिंतन बैठकों के दौर जारी हैं, जिनमें आगामी कार्य योजना पर विचार किया जा रहा है। देश में चिंतन बैठकें हुई हैं। पूर्व में प्रदेश की कुंभलगढ़ में चिंतन बैठक हुई थी। उसी कड़ी में प्रदेश के 44 संगठनात्मक जिलों में समीक्षा व आगामी कार्य योजना, राजनीतिक मुद्दे आदि पर चिंतन करने के लिए बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इनके माध्यम से काम करने की दिशा मिलेगी और संगठन को नई ऊंचाइयां भी मिलेगी।
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने काम करने की विशेष शैली के कारण जानी जाती है और संगठन उसका प्राण तत्व है और संगठन की रीति नीति में ही समय समय पर अपने काम की समीक्षा और आगामी कार्य योजना पर विचार करना। देश में भी चिंतन बैठक हुई, प्रदेश की भी चिंतन बैठक कुंभलगढ़ में आयोजित विगत महीने हुई थी और उसी कड़ी में प्रदेश के 44 संगठनात्मक जिलों में इस तरीके की समीक्षा और आगामी कार्य योजना, राजनीतिक मुद्दे, इन सब पर एक विस्तृत चर्चा जिले की एक प्रमुख टीम करती है। राजस्थान के लगभग 35 से भी ज़्यादा ज़िलों में ये बैठकें, चिंतन बैठकें संपन्न हो गई हैं और आने वाले दिनों में सभी 44 ज़िलों में ये बैठकें संपन्न होंगी। इससे काम करने की दिशा भी मिलेगी और संगठन की मजबूती को एक नई ऊंचाइयां मिलेंगी। प्रदेश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में वैट की वजह से महंगाई ज्यादा है। राजस्थान में देश का सर्वाधिक महंगा पेट्रोल डीजल है, जबकि केंद्र में एक्साइज ड्यूटी कम करके देश की जनता को काफी हद तक राहत दी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हठधर्मिता के चलते 36 और 26 रुपए का फर्क होने के बाद भी वैट को उचित स्तर पर कम नहीं किया गया। वहीं महंगाई की तरह प्रदेश में अपराध, किसान कर्ज माफी जैसी समस्याएं भी मुंह बाए खड़ी हैं। पार्टी ने अब जिलों पर भी बड़े प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। प्रदेश में 4-5 दिसंबर को कार्य समिति की बैठक होगी, उसमें प्रदेश के आंदोलन पर विस्तृत रूपरेखा बनाई जाएगी। वसुंधरा राजे की यात्रा के सवाल पर डॉक्टर पूनिया ने कहा कि यह वसुंधरा जी की व्यक्तिगत यात्रा है, इसलिए इसे सियासत से जोड़ना उचित नहीं है। प्रदेश में महंगाई बहुत है वैट के नाम पे, क्योंकि राजस्थान में इस समय देश का सर्वाधिक महंगा पेट्रोल और डीजल है। केंद्र की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके और राजस्थान की जनता को, देश की जनता को राहत दी है, लेकिन मुख्यमंत्री की हठधर्मिता है कि 36 रुपये और 26 रुपये का फ़र्क होने के बाद पेट्रोल और डीजल पर वैट को जिस रूप में परिमाण में कम करना चाहिए था वो किया नहीं था। और उस लिहाज से राजस्थान में केवल महंगाई और पेट्रोल और डीजल के वैट की कमी नहीं, अपराध, बेरोजगारी, किसान कर्जा माफ़ी, तमाम इस किस्म के मुद्दे हैं जो सरकार के सामने खड़े हैं। पार्टी ने ज़िलों पर भी बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है और प्रदेश में भी हमारी 4 और 5 तारीख को कार्य समिति होगी, उसमें प्रदेश के आंदोलन की एक विस्तृत रचना हम लोग करेंगे। वसुंधरा जी भी यात्रा निकाली है। देखिए, यात्रा की परिभाषा सियासी तौर पर कोई कुछ भी कहता होगा, लेकिन वो आदरणीय हैं, सम्मानित हैं। उनकी व्यक्तिगत यात्रा और राजनीतिक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपना मूवमेंट करते हैं, इसलिए उनको किसी सियासत से जोड़ना मैं उचित मानता नहीं। चिंतन बैठक में जिला संगठन प्रभारी वीरम देव जैसास, सांसद भागीरथ चौधरी, शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, महापौर ब्रजता हाड़ा, विधायक अनीता बघेल, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व नगर सुधार न्यास अध्यक्ष धर्मेश जैन, विधायक वासुदेव देवनानी, पूर्व मंत्री श्री किशन सोनग्रा, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव, आनंद सिंह राजावत, रमेश सोनी, युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल जायसवाल, पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष मुकेश खींची सहित संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें पार्टी के प्रमुख सिलेक्टेड लोग की संख्या 45 थी, जिसमें से लगभग 35-37 लोग लगातार 2 दिन तक इस चिंतन बैठक में रहे। चिंतन बैठक में अलग अलग जो विषय थे, संगठनात्मक भी थे, सामाजिक भी थे, क्षेत्रीय भी थे, सारे विषयों पर चर्चा हुई है। और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस सरकार प्रदेश में महंगाई को बढ़ा करके ये कह रही है कि महंगाई केंद्र की तरफ से बढ़ रही है, ये सारे मुद्दे हम जनता के बीच में ले जाएंगे और आंदोलन के रूप में जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन होंगे। और इसी प्रकार से जो हमारा सशक्त मंडल का जो कार्यक्रम संगठन का चल रहा है, उसमें भी आने वाले दिनों में हम नीचे बूथ स्तर पर और बूथ स्तर से नीचे पन्ना प्रमुख तक जाएंगे। अच्छा, तो कोई इसमें प्रदर्शन भी करने वाले हो इस चिंतन शिविर में? कुछ प्रदर्शन, हमारा हल्ला बोल प्रदर्शन होगा, वो हमारी 4-5 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। उसके बाद में जस्ट उसके 2-3 दिन बाद में ही जिला स्तर पर 10 दिसंबर की तारीख तय है, उससे पहले पहले हमको करना है, वो जिला स्तर पर हम करेंगे। उसके बाद में प्रदेश स्तर पर
जनवरी दिसंबर लास्ट में प्रदेश स्तर पर भी ये कार्यक्रम अल्लाह बोल का कार्यक्रम होने वाला है। नाम भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अजमेर यात्रा को लेकर तैयारियां। सलेमाबाद, पुष्कर और अजमेर में रहेगा कार्यक्रम। शाम 5 बजे हेलीकॉप्टर से करेंगी प्रस्थान। राजस्थान की राजनीति में भले ही चुनावी चौसर जमने में अभी 2 साल बाकी हों, पर सूबे की कद्दावर नेता अपनी यात्राओं के जरिए सियासी बिसात बिछाते नजर आने लगे हैं। भाजपा सरकार में प्रदेश की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे शुक्रवार को अपनी धार्मिक और सांत्वना यात्रा के अंतर्गत तीर्थ नगरी पुष्कर और अजमेर के दौरे पर रहेंगी। दौरे को लेकर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुवार को पूर्व भाजपा देहात अध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सारस्वत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुष्कर यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लेने पुष्कर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, उपाध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि और मंडल अध्यक्ष पुष्कर भाटी के साथ जगत पिता ब्रह्मा मंदिर रोड और हेलीपैड का जायजा लिया। प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके परिवार का पुष्कर से गहरा नाता रहा है। इसी के चलते वह कई बार पुष्कर आती रहती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राजे इस समय प्रदेश के कई संभागों में धार्मिक और सांत्वना यात्रा पर हैं। इसी के चलते धार्मिक स्थानों पर दर्शन और कोरोना काल में मृत भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारजनों के प्रति सांत्वना प्रकट करने पूर्व मुख्यमंत्री राजे यात्रा पर निकली हुई हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद पहुंचेंगी। इसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्कर पहुंचकर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करेंगी। इसके उपरांत सड़क मार्ग से अजमेर दरगाह शरीफ में जियारत का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके बाद वे सांत्वना यात्रा के तहत विधायक वासुदेव देवनानी, पूर्व सांसद रासा सिंह रावत, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा व पूर्व विधायक व मंत्री श्री किशन सोनगरा के घर सांत्वना बैठक में शामिल होंगी। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री राजे की पुष्कर यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के तहत पुष्कर मेला मैदान के निकट हेलीपैड का निर्माण भी करवाया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सारस्वत के साथ पुष्कर पालिका चेयरमैन कमल पाठक, भाजपा मीडिया प्रभारी मोहित जैन, IT प्रभारी अरविंद गिरधर, राधे फाउंडेशन के चेयरमैन संदीप भार्गव, भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। कार्यक्रम बना है वो धार्मिक स्थानों पर यात्रा करने का, और इस 1-1.5 साल में कोरोना काल में जिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के कार्यकर्ताओं के परिवार में कोई निधन हुआ है तो उनके यहाँ पर सांत्वना व्यक्त करने के लिए मैडम जा रही है। अभी मैडम मेवाड़ के दौरे पर है, कल अजमेर, पुष्कर और किशनगढ़ का दौरा करेगी। और जहाँ तक पुष्कर की बात है तो मैडम सदैव श्रद्धा, उसके पूरे परिवार की श्रद्धा पुष्कर से रही है, और पुष्कर के विकास में जिस तरह से जब वो मुख्यमंत्री बनती है तो इसके विकास में जितना योगदान वो देती है वो सबको पता है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में राजस्थान में ही नहीं, बाकी जगह पर भी मैडम का जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में जो छवि बनी हुई है वो साफ दिखाई दे रही है। राजस्थान का आम व्यक्ति आदरणीय वसुंधरा जी को अपना नेता मानता है, और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते आज कल वो हमारे बीच में आएगी, और इस धार्मिक और सांत्वना यात्रा में हम सब लोग उनके साथ रहेंगे और पुष्कर की धरती पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। क्या कार्यक्रम रहेगा पुष्कर में उनका आने का? पुष्कर में हेलीपैड से वो ब्रह्मा जी के मंदिर जाएगी, और मंदिर जाने के बाद वो सीधा अजमेर की ओर जाएगी, और रास्ते में जो कार्यकर्ता हैं जो मैडम को अपना लोकप्रिय नेता मानते हैं वो उनका स्वागत करेंगे। कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री लोकप्रिय राजस्थान की नेता वसुंधरा राजे जी कल पुष्कर यात्रा पे आ रही हैं, तो उसकी तैयारियों में पूरा पार्टी का कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण, हर आम समाज, आम जन उनका स्वागत के लिए आतुर है, क्योंकि हम सबको पता है कि वसुंधरा राजे का पुष्कर से बहुत ही लगाव है। उन्होंने जब भी पुष्कर के विकास की बात आई है तो उन्होंने हमेशा आगे होकर उसके लिए हाँ की है, और आगे भी जब वो पूरा मुख्यमंत्री बनेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि पुष्कर के लिए जो एक बड़ी समस्या है सीवरेज की, उसको भी वो अवश्य खत्म करेगी। यहाँ पर कितने बजे आएंगे? उनका कल हेलीकॉप्टर के माध्यम से 12:30 के आसपास पुष्कर में लैंडिंग का प्रोग्राम है, उसके बाद जगत पिता के दर्शन। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर का नवनिर्मित एंट्री प्लाजा उद्घाटन के बावजूद 3 साल से पड़ा है बंद। 24 करोड़ की लागत से बने भव्य एंट्री प्लाजा पर कांग्रेस भाजपा की सिक रही हैं राजनीतिक रोटियां।
पूरे विश्व के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र जगतपिता ब्रह्मा मंदिर का नवनिर्मित एंट्री प्लाजा उद्घाटन के बावजूद बीते 3 सालों से धूल फांक रहा है। 24 करोड़ की लागत से बने प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले इस एंट्री प्लाजा को लेकर अब पुष्कर विधानसभा में सियासत तेज होने लगी है। एक और जहां भाजपा कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस इस निर्माण कार्य में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पलटवार कर रही है। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा सरकार के दौरान 6 अक्टूबर 2018 को वसुंधरा राजे द्वारा इस भव्य एंट्री प्लाजा का लोकार्पण किया गया था, जिसके बाद से ही सियासी खींचतान और कानूनी दांवपेच के चलते यह भव्य एंट्री प्लाजा देश भर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोला नहीं जा सका। वर्ष 2019 और 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुष्कर यात्रा के दौरान खुद पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए विकास कार्यों पर सियासत करने का आरोप लगाया था और इस एंट्री प्लाजा को नहीं खोले जाने पर नाराजगी भी जताई थी। बहरहाल पुष्कर के भाजपा मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव ने सूबे की गहलोत सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगाते हुए कहा कि इस विकास कार्य में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक भेदभाव किए बिना इस भव्य एंट्री प्लाजा को आमजन के लिए जल्द से जल्द खोल देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का पुष्कर से बहुत लगाव रहा है और वो धर्म और आस्था पे पूरा विश्वास करती है। इसीलिए उन्होंने पूरे राजस्थान में मंदिरों का विकास करवाया था। उसी कड़ी में जगतपिता ब्रह्मा जी के मंदिर में भी उन्होंने 24 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवा के एंट्री प्लाजा बनवाया था, ताकि यात्री आकर पुष्कर में कुछ समय के लिए ठहराव कर सके, उसको समय थोड़ा आनंद से व्यतीत हो सके। तो 24 करोड़ रुपए की लागत से जो एंट्री प्लाजा बनाया था, कांग्रेस की सरकार आते ही उस कार्य को उन्होंने लोकार्पण होने के बावजूद भी आज आम जनता के लिए आज दिनांक तक नहीं खोला है, क्योंकि करोड़ों रुपए राज्य सरकार के लगे हुए हैं, केंद्र सरकार के लगे हुए हैं, वो वेस्ट जा रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप उस जनता के लिए इसको खोलें ताकि आम जनता को उसका फायदा मिल सके। हम कांग्रेस सरकार से मांग करते हैं कि आप जनता की भावनाओं का ध्यान रखें और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के इस एंट्री प्लाजा को खोलें, ताकि आम तीर्थ यात्रियों को, आम जन को उसका लाभ मिल सके। करोड़ों रुपए का जो पैसा लगा उसका यूज हो सके, उपयोग हो सके। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की यही भावना थी कि आम जन और तीर्थ यात्रियों को उसकी सुविधा मिले, लाभ मिले। तो हम मांग करते हैं कि 3 साल बाद, 4 साल बाद भी अभी तक कांग्रेस सरकार को सद्बुद्धि नहीं आई है कि राजनीतिक दुर्भावना से उस कार्य को उनको बंद कर रखा है। नीचे के कर्मचारी ऊपर के दबाव में उसको आज तक खोल नहीं पाए हैं, उसकी देखभाल संभाल नहीं हो पा रही है। इससे करोड़ों रुपए जनता के वेस्ट हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एंट्री प्लाजा के निर्माण में पुरातत्व विभाग द्वारा उल्लेखित नियमों की पालना नहीं करने पर इस निर्माण को हटाने के आदेश भी दिए जा चुके हैं, जिसकी पालना तत्कालीन जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा को करवानी थी, जो आज तक संभव नहीं हो सकी। इस निर्माण को लेकर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में कांग्रेस के पूर्व 3 पालिका अध्यक्षों ने 2 वर्ष पहले निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसकी जांच के लिए लिखित ज्ञापन भी सौंपा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश कुड़िया और सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने निर्माण में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पुनः इसकी जांच की मांग उठाई है। जो एंट्री प्लाजा की बात है, आज से 2 साल पूर्व हमने नसीम अख्तर जी पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री के नेतृत्व में 3 पालिका अध्यक्ष पुष्कर ने ज्ञापन दिया था, जिसके अंदर मंजू कुड़िया और दामोदर जी शर्मा और जनार्दन शर्मा ने इस एंट्री प्लाजा को लेकर हमने कल जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ इसकी जांच कर और जो दोषी कर्मचारी है, जो दोषी अधिकारी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज देखिए गौशाला का निर्माण का इन्होंने इसमें एंट्री प्लाजा में गौशाला का निर्माण नहीं हुआ। आज देख लीजिए जो निर्माण होना चाहिए उसकी परमिशन ली नहीं गई, न इसका पास कराया गया। आज जो बड़ी है अपने पुरातत्व विभाग जो संस्था है सरकार की, उससे न तो इन्होंने अवगत कराया, न उनसे परमिशन ली। आज उन्होंने आके निरीक्षण करने तोड़ने के आदेश दे दिए। तो इन्होंने जो भी काम एंट्री प्लाजा किया, ये श्रद्धालुओं के लिए, ये पर्यटकों के लिए, विदेशियों के लिए, आम जनता के लिए बड़ा घोटाला किया। और इसकी मैं तो अभी पुनः मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और पुरातत्व विभाग से कि इसकी घोटाले की जो घोटाला है इसकी जाँच की जाए सख्त से, और दोषी जो अधिकारी है, दोषी कर्मचारी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज देखिए इस पे नक्शा लगा हुआ था पूरा एंट्री प्लाजा, आज उसको हटा दिया गया है। गौशाला नाम ही जो गौशाला का जो पूरा भारत में मुद्दा लेके चलते हैं, गौ माता का नामो निशान खत्म है। आज हमारी गाय पुष्कर के दौड़ रही है। इसके अंदर एंट्री प्लाजा के अंदर जबरदस्त घोटाला हुआ है और इसकी जांच की जाए।
जो एंट्री प्लाजा अक्षरधाम का मॉडल यहाँ तैयार किया जाना था, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के द्वारा नींव लगा के, उसको भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अपने अवशेष पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 की नियम 38 उपनियम 2 के तहत उसको गैर कानूनी अवैध निर्माण मानते हुए उसको तोड़ने के आदेश पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार को दे दिए हैं पिछली 5 फरवरी 2019 को। और इस संबंध में पुष्कर नगर पालिका के 3 भूतपूर्व पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने जिला कलेक्टर से इस सारे अवैध निर्माण की और इस निर्माण में जो घपला हुआ है उसकी जांच के लिए मांग पत्र दिया है, जिसपे श्रीमान कलेक्टर साहब ने 4 लोगों की कमेटी बनाकर उसकी जांच करवाई जा रही है। और जो 24 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो 12-13 करोड़ में ही समाप्त कर दिया गया और गुणवत्ता विहीन सारे कार्य हुए हैं। और जो नींव जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने लगाई, उस नींव कार्यक्रम में ही लगभग 50 से 70 लाख रुपए का खर्चा करके और जनता की गाड़ी कमाई और टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। और जो समाधियां तोड़ी गई है उसका कोई अता पता नहीं है कि कैसे धार्मिक स्थल को नष्ट करके और एक लोक रंजन का अड्डा, वहां जो एक अच्छा बगीचा और पर्यावरण से जुड़ा बगीचा था उसको उजाड़ के वहां एक पत्थरों का जंगल बना दिया गया जो आज किसी के कोई काम नहीं आ रहा है, बंद पड़ा है। और ये पैसे का सरासर दुरुपयोग है, 12-13 करोड़ रुपए का इसमें भारी घपला हुआ है। इसकी जांच माननीय जिला कलेक्टर द्वारा करवाई जा रही है और ये मैटर राजस्थान उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है और आगामी सुनवाई इसमें 30/4/2019 को इसमें आगामी सुनवाई अपेक्षित है माननीय उच्च न्यायालय में। इस जांच में इतना समय क्यों लग रहा है? जब मामला पूरा क्लियर है तो जांच में इतना समय क्यों लग रहा है? ये तो माननीय जिला कलेक्टर और राज्य सरकार और प्रशासन ही बता सकता है कि जो कमेटी जिसको ये जांच सौंपी गई है उसने किस स्तर पे अभी तक इसकी जांच वो लोग कर पाए, वो तो जवाब माननीय जिला कलेक्टर और राज्य सरकार ही दे सकती है। पर लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है इसको पुरातत्व विभाग ने अवैध और गैर कानूनी मानते हुए और इस सारे कार्य निर्माण को तोड़ने के आदेश माननीय जिला कलेक्टर को भी दे दिए हैं और पर्यटन विभाग के डायरेक्टर को भी पिछली 5/2/19 को दे दिए लिखित में। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा और कांग्रेस की खींचतान सियासत का एक पहलू हो सकता है, पर पुरातत्व विभाग के नियमों के उपरांत निर्माण करना और निर्माण होने के बाद भी करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को यूं ही धूल फांकना दोनों राजनीतिक दलों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर इस निर्माण में जो पैसा खर्च किया गया है वह जनता के टैक्स का पैसा है, जिसे यूं ही बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। ईस्ट पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एलकेजी के बच्चे के साथ मारपीट का मामला गरमाया। स्कूल में अभिभावक और शिक्षक के बीच हुई बहस, अलवर गेट थाना पुलिस को करना पड़ा हस्तक्षेप। गुरुवार को गुलाबबाड़ी स्थित ईस्ट पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावक और शिक्षकों के बीच अध्ययनरत एलकेजी के बच्चे के साथ मारपीट को लेकर विवाद गर्मा गया, जिसके बाद अलवरगेट थाना पुलिस को मौके पर बुलवाया गया। आखिर में स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल के डिप्टी डायरेक्टर और पीटीआई के द्वारा माफी के साथ मामला शांत हुआ और दोनों पक्षों द्वारा राजीनामा कर लेने के बाद पुलिस भी लौट गई। दरअसल गुलाबबाड़ी इलाके में ही रहने वाले छात्र मीतांश यादव की मां डॉक्टर हेमलता ने बताया कि उनके बच्चे के साथ पीटीआई ने छोटी सी बात पर मारपीट की थी, जिसके बाद बच्चे की शिकायत पर वे स्कूल पहुंची और मामले की जानकारी चाहिए तो उनके साथ भी अभद्रता की गई, जिसके बाद वे आज अपने भाइयों के साथ स्कूल पहुंची तो आज भी कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब मीडिया पहुंची तो पीटीआई सुमन गहलोत ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सॉरी कहा है। साथ ही प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर ने भी मामले को सुलझाने में सहयोग दिया। अब इस मामले में इस आश्वासन के साथ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही कि भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ ऐसी घटना नहीं दोहराई जाएगी। जी, मेरा नाम है डॉक्टर शीतलता, बच्चे का नाम है मीतांश यादव, हम लोग यहाँ गुलाबबाड़ी के रहने वाले हैं। बच्चा यहाँ ईस्ट पॉइंट स्कूल भी प्राइमरी सेक्शन में पढ़ता है, एलकेजी क्लास में। एंड बच्चा अभी आना स्टार्ट ही हुआ था, सेकंड डे था बच्चे का स्कूल में। और यहाँ की जो पीटीआई मैम है जिनका नाम है सुमन गहलोत, यहाँ सेकेंडरी स्कूल में टीचर है पीटीआई, उन्होंने बच्चे के साथ, बच्चे ने कुछ जिद कर ली होगी गेम्स में बॉल के लिए वगैरह के लिए, तो बच्चे ने मैम से कुछ कह दिया होगा तो मैम को बड़ा गुस्सा आ गया, मैम का ईगो हर्ट हो गया और मैम ने उसकी पिटाई करना चालू कर दी। मैम रेगुलरली उसकी पिटाई कर रही हैं और क्लास टीचर बोल रही है कि मैम छोड़ दीजिए, छोटा बच्चा है, बट नहीं, मैम का ईगो हर्ट हो गया कि नहीं, बच्चे की वजह से बदतमीजी कर दी, मैं तो मारूंगी। 2 टाइम्स मैम ने उसे मारा, बच्चा रोने लग गया, बच्चे ने घर आके मेरे को बताया। हम यहाँ आके प्रिंसिपल मैम से बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल मैम बात करने को रेडी नहीं है, कह रही है बाहर जाके वेट करिए, हम तो टीचर को नहीं बुलाएंगे। हमने हमारी टीचर को समझा दिया
ठीक है तुम्हारे बच्चे को मार भी दिया तो अब क्या करें हम, बता दीजिए। खून तो नहीं आया। मैम प्रिंसिपल मैम हो, प्रिंसिपल हो के मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, अपने स्टाफ को समझाए, उसे सॉर्ट आउट करें, जो स्टाफ है वो सॉरी फील करे। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है, कल को दूसरे बच्चों के साथ ऐसा होएगा। आज हमारे साथ बदतमीजी हुई स्कूल में, कल कोई दूसरे पेरेंट्स आएंगे उनके साथ भी बदतमीजी होगी। हम भी इस स्कूल में पढ़े हुए हैं, इस तरह का बिहेवियर यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि इस पर स्कूल में इस तरह का बिहेवियर। नहीं तो टीचर ने अपनी गलती मानी, टीचर उन्होंने गलती मानी। अब आके हम जब थर्ड टाइम यहाँ आए हैं, जब इतनी मीडिया आ गई है, सब आ गई है, देन दे एक्सेप्ट कि हमारी टीचर से गलती हुई है। पर मैं यहाँ कल भी आई थी, मैं अकेली यहाँ बात करने आई थी कि चलिए प्रिंसिपल मैम अच्छे से मुझसे बात कर लेंगे, पर सारा स्टाफ रूम में आ गया, मुझसे बदतमीजी कर रहा है, जोर जोर से कह रहा है नहीं हमारे आप वहाँ थी क्या मैडम, ये लोग भी तो नहीं थे ना वहाँ पे। केवल पीटीआई मैम थी और क्लास टीचर मैम। क्या नाम था टीचर का? जी टीचर का नाम है सुमन गहलोत। अब क्या मांग कर रहे हैं आप, कार्रवाई चाह रहे हैं या कुछ, क्या बात बनी आपकी? जी अब हमने बात करी है, इन्होंने अब एक्सेप्ट करा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। अब ये लोग मीडिया आने के बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी टीचर से गलती हुई है, टीचर ने बच्चे को मारा है, तो ठीक है अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। तो रवैया मैंने अपने सामने देखा है, जब मैं बच्चे को मंगलवार को स्कूल लेने गई थी तो उसने मेरे सामने बच्चे का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा है, मैं बोल रही हूँ बच्चे का हाथ छोड़ दीजिए, बच्चा रोता जा रहा है, पर बच्चे को कंटिन्यूस बोल रही नहीं सॉरी बोल मुझे सॉरी बोल। प्रिंसिपल मैम इज वेरी रूडली सेज, कल भी और आज भी दोनों बार। आज मैं अपने भाई वगैरह को लेके आई क्योंकि इसके पापा यहाँ नहीं है, तो बोलते हैं नहीं हम किसी और से बात नहीं करेंगे, हम किसी को राइट नहीं देते हैं बात करने का, इसके पिताजी होने चाहिए। बताइए पिताजी नहीं है तो भाई मेरा बड़ा भाई या मेरे पिता कोई बात करने नहीं आ सकते। आपने हमारे बच्चे की पिटाई करी है तो हम तो आएंगे ना स्कूल में। मैम तो क्या 2 घंटे सुबह यहाँ वेट कराया, उसके बाद बात कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। वहीं प्रिंसिपल विनीता चौहान ने बताया कि बच्चे के साथ अनुशासन को लेकर बातचीत हुई थी, जिसमें बच्चे ने अभद्रता की, शिक्षक ने कोई मारपीट नहीं की, फिर भी मामले को तूल दिया गया। इसके बाद भी स्कूल प्रशासन, पीटीआई और शिक्षकों ने सॉरी बोला है, मामले को यहीं पर खत्म कर दिया गया है। देखिए किसी ने मारा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। परसों मैम ऑलरेडी उनसे बात करके गई। जिस बच्चे का ये केस है, मितांश नाम के बच्चे का, उसकी मम्मी आई तो मैम ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे वो इस तरह की भाषा यूज़ कर रहा था, तो उसकी मम्मी बोली कि मैम ये कोविड टाइम में बच्चे स्कूल आए नहीं तो थोड़ा सा बिगड़ गया है ये, हाँ ऐसे बोलता है, और उन्होंने मैम को सॉरी बोला। फिर ठीक है, बात उस दिन ख़त्म हो गई। फिर कल ये दोबारा आई मेरे पास कि ऐसा ऐसा हुआ कि आपकी मैम ने ऐसा मारा, ये किया। तो मैंने मैम को बुलाया, सब कुछ अच्छी तरह से सेटल हो गया था, सब कुछ हो गया। हमने कहा कि अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो आप एक काम करें, आप बच्चे के साथ आप स्कूल आ जाएं, आप बैठें 1-2 घंटे, जब बच्चा सेटल डाउन हो जाएगा तो आप चले जाइएगा। तो उनको ये भी बात बुरी लगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर आज दोबारा आई और आज अपने सारे ब्रदर्स को लेकर आई कि ना कल आप लोग बहुत सारे थे, बहुत सारों में कौन था, एक मैं थी, एक हमारी कोऑर्डिनेटर मिसेस रेनू शर्मा, और पीटीआई मैम को बुलाया कि भाई वो अपना जो भी अगर उनसे गलती हुई, और उन्होंने अच्छे से समझा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत छोटी सी बात है। और आज भी सुबह 1 घंटे से पहले तो 1 घंटा मेरे पास बैठे रहे। जब मैं नहीं कन्विंस कर पाई तो मैंने कहा ठीक है, आपको उनको ये भी बुरा लगा कि क्लास में बैठने को क्यों बोला। क्लास में बहुत आजकल मॉडर्न जो ये जो स्कूलिंग वगैरह है उसमें बच्चों को पेरेंट्स को अलाउ करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप वो सर आ रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए। फिर मैंने कहा हमारे यहाँ इंग्लिश पोएम कॉम्पिटिशन था, तो मैंने कहा मैं उसके लिए जा रही हूँ, आप लोग जब तक इंतज़ार करें बस। और तब से अभी तक बैठे हुए हैं। ये 8 बजे से ये बात शुरू हुई है। पीटीआई सुमन गहलोत ने बताया कि बच्चे मितांश के परिजनों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वह निराधार हैं। बच्चे की गलती थी जिसे अनुशासन तोड़ने पर समझाया गया था, जिसके बाद बच्चे ने घर जाकर शिकायत कर दी और परिजन यहाँ लड़ने के लिए आ गए। फिर भी उनके द्वारा सॉरी बोलकर मामले को खत्म कर दिया गया है। कुछ नहीं हुआ था। मैं यहाँ इस स्कूल में 15 साल से काम कर रही हूँ और बच्चों को मैंने मारा भी नहीं, बस बच्चों को आगे चलने के लिए कहा था कि आगे चलो। बच्चा रुक गया था और गंदे गंदे वर्ड यूज़ करने लगा कि मेरे को नहीं जाना है, तुम जाओ, इस तरीके से बोल रहा था, है ना। तो मैंने उसको बोला आगे चलो, पीछे के बच्चे गिर जाएंगे, है ना। तो बस मैंने आगे चलने को कहा और बच्चा रोने लगा वहाँ पर ही, और मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हारी तो मैं अपनी मम्मा से डांट पड़वाऊँगा, मैं तुम्हारे लिए, है ना, ऐसे किया। फिर मैंने उसको कोई बात नहीं, थोड़ी देर खिलाया, वो खेलने लग गया बच्चा। उसके बाद में उसको वापस क्लास में लंच हुआ, उसको लंच कराया। मुझे यहाँ तक पता है कि उसने लंच में भिंडी की सब्जी और वो नमकीन लेके आया था। तो मैंने उससे बोला कि अच्छे से भिंडी की सब्जी से खाओ आप, नमकीन है ना बाद में करना। तो बोलता है तो है ना, मेरी मम्मी ने ये भी तो डाला है,
इस तरीके से वो बात करने, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आराम से खा लो। बॉल को लेकर के विवाद हुआ था क्या? नो सर, कोई बॉल को लेके विवाद नहीं हुआ था। अच्छा, उनका तो आरोप है कि आपने कोई बॉल नहीं दी थी बच्चे को, इसलिए उसके साथ मारपीट हुई। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बॉल के लिए क्यों, इतनी सारी बॉल थी, बच्चा खेल रहा था आराम से, उस समय तो कोई बात ही नहीं हुई थी ऐसी। तो कोई आपने मारपीट नहीं करी? नहीं, नो सर। अलवरगढ़ थाने से आए सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि इस पॉइंट स्कूल पर परिजनों और शिक्षकों के बीच कोई विवाद हुआ है, जिसे लेकर वे यहां पहुंचे। आखिर दोनों पक्षों के बीच समझाइश कर मामले को राजीनामे के साथ निपटा दिया गया। कोई भी पक्ष किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चाहता। थाने पे इतला मिली थी कि इस स्कूल है, इस पर कोई आपस में पेरेंट्स से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है, तो इस पर हम यहाँ आए स्कूल में आके पता किया तो एक मिलाज नाम का कोई लड़का है, 4 साल का है, उसको कोई लाइन में लगाने के लिए पीटीआई सर ने थोड़ा उसको आगे करने के लिए थोड़ा हाथ से आगे किया, जिससे इस बात को लेकर वो पेरेंट्स नाराज़ हो गए। बच्चे ने घर जाके कुछ ऐसा कह दिया, फिर पेरेंट्स और आपस में इनके बात हो गई और दोनों आपस में राजी हो गए और बच्चे को सही तरीके से अनुशासन में उस तरीके से रहने के लिए फादर मदर को हिदायत की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीरो बैलेंस पर खाता खोलने के लिए जॉन्सगंज में लगाया कैंप। बैंक स्टाफ और क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधियों की सहायता से लगभग 80 खाते खोलने का रखा लक्ष्य। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा गुरुवार को जॉन्सगंज डीसी फार्म में जीरो बैलेंस पर क्षेत्रवासियों के ज़्यादा से ज़्यादा खाता खोलने के लिए 1 दिवसीय कैंप लगाया गया। सहायक शाखा प्रबंधक संदीप सिंह ने बताया कि अधिकतर ग्राहकों को बैंक में खाता खुलवाने के लिए आना पड़ता है। इस दरमियान उनके पास किसी भी दस्तावेज की कोई कमी होती है तो उन्हें वापस से घर जाना पड़ता है। ऐसे में क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि दिलावर चौहान के द्वारा आग्रह करने पर आज जॉन्सगंज डीसी फार्म में कैंप लगाकर क्षेत्रवासियों के खाते खोले जा रहे हैं। साथ ही उन्हें डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग की जानकारी भी दी जा रही है ताकि उन्हें बार बार बैंकों के चक्कर ना काटने पड़ें। इस अवसर पर बैंक के शाखा प्रबंधक उत्कृष्ट टंडन, सहायक शाखा प्रबंधक संदीप सिंह सहित बैंक स्टाफ और क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि सेवाएं दे रहे हैं। सर, आज हमारे यहाँ पर फार्म हाउस पे कैंप लगाया गया है। बीसी फार्म है, बीसी फार्म पे कैंप लगाया गया है, जो क्योंकि जनता को क्या है, बैंक आने में थोड़ी परेशानी होती है। कभी कोई डॉक्यूमेंट, जैसे उन्होंने बताया दिलावर जी ने, अभी कोई डॉक्यूमेंट रह गया, कोई भी कागज़ रह गया तो वापस आके कभी इनको दिक्कत होनी पड़ती है। तो बैंक ही इनके पास चल कर आया है आज, ताकि इनके ज़्यादा से ज़्यादा खोल सकें और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से जुड़ सकें। जी सर। किस तरह से जीरो बैलेंस है? हाँ, जीरो बैलेंस के खाते खोले जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि इनको आगे कोई दिक्कत ना हो। और ये इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इनको ATM कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, और इनके मोबाइल बैंकिंग अपडेट की जाएगी ताकि जनता को अपने घर बैठे जो बैंकिंग सेवाएं घर बैठे ले सकें। और मोबाइल बैंकिंग में जैसे ATM कार्ड इशू करवाना है, चेकबुक जारी करवानी है, अपने खाता कहीं से कहीं ट्रांसफ़र करवाना है, कहीं पैसा कहीं से कहीं भेजना है, तो ये घर बैठे ये कर सकते हैं। इनको बार बार बैंक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इनको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। सर, कौन कौन आए आपके? जी, हमारे साथ हमारे शाखा प्रबंधक है श्री उत्कृष्ट टंडन जी और मैं हूँ जॉइंट मैनेजर संदीप सिंह जी। सर, अब तक कितने खाते खुल चुके हैं? सर, करीब 30 के करीब खाते अभी तक खुल चुके हैं और जिसके अंदर हमारा जो टारगेट है 70-80 तो हम आज कम से कम खोल के जाएंगे। अभी हम शाम तक यहाँ बैठे हैं, तो देखो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम खाते खोल के जाएं और जो भी हमारे पास पब्लिक आ रही है किसी भी तरीके से, उनको हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं दे सकें। पार्षद प्रतिनिधि दिलावर चौहान ने बताया कि जीरो बैलेंस पर क्षेत्रवासियों के ज़्यादा से ज़्यादा खाते खोले जाने के लिए आज उनके वार्ड में यह कैंप लगाया गया है ताकि क्षेत्रवासी इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। डीसी फार्म में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित कैंप में 80 से 100 खाते खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लोग बड़ी संख्या में आकर अपने खाते खुलवा भी रहे हैं। खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक फ़ोटो की आवश्यकता है, जिसकी सुविधा भी कैंप स्थल पर ही उपलब्ध कराई गई है। आज ही हमारे क्षेत्र में जॉन्सगंज में डीसी फार्म स्थित हमने एक ये बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आयोजित कैंप लगवाया है, जिसमें हमारे यहाँ के क्षेत्रवासियों के निःशुल्क खाते खोले जा रहे हैं, जीरो बैलेंस के खाते। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मंगवाए गए? इसमें इन्होंने केवल आधार कार्ड की कॉपी ले रहे हैं और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड की कॉपी लेकर नहीं आया तो उसके लिए हमने फ़ोटो कॉपी की व्यवस्था खुद नहीं करी है, ताकि किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो ईजी अपना खाता यहाँ खुलवा सकें। अब तक कितने खाते खोल? अब तक 30 से 35 खाते हम खोल चुके, लगभग 70-80 खाते हम आज यहाँ खुलवाएंगे हमारे क्षेत्रवासियों के, जिससे कि क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। कई लोग जो भी अभी तक खातों से वंचित है, जिनके खाते नहीं है, तो पब्लिक का अच्छा रुझान आ रहा है और अच्छे खाते खुलने की उम्मीद है। तो क्या मानते हो कि पब्लिक बैंक तक नहीं पहुँच पाती है, तो इसलिए?
हाँ, पब्लिक को कई बार जाने में सुविधा होती है, वहाँ जाकर कई बार कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होता तो उनको वहाँ से आने के बाद उनका विचार बदल जाता है। इसलिए हमने हमारे क्षेत्र में इस कैंप का आयोजन किया है ताकि पब्लिक को अगर असुविधा भी हो तो हम उनकी हेल्प करके उनका खाता खुलवा सकें।